नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ। ये बजट आज ऐतिहासिक बजट बनाने के लिए रविवार के दिन भी प्रस्तुत किया गया, क्योंकि पिछले काफी समय से 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। इस बार 1 फरवरी को रविवार का दिन था और इस बजट की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और इस बजट पर आज आरएसएस और बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों में भी बहस हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बजट बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, खास करके संविदा कर्मियों को, खास करके शिक्षा को, खास करके मजदूरों को, खास करके किसानों को। वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बजट पर अभी हमारे साथ बात करेंगे विजय बंधु जी आएंगे। मैंने कोशिश की है विक्रम सिंह को भी जोड़ने की, और कोशिश करेंगे कि और भी शिक्षा मित्र संघ के भी नेता आए, क्योंकि काफी दिन से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे और चूंकि मौसम बहुत विपरीत था। आज भी बारिश जैसा है, लेकिन चूंकि बजट का मौसम था तो सुबह से बजट पर ही प्रतिक्रिया चल रही है। आप चाहें तो अन्य वीडियो दोनों चैनल्स पर पड़े हुए हैं, बजट के नामी गिरामी पत्रकारों, नामी गिरामी अर्थशास्त्रियों के साथ। और कल तक हम देंगे इस बजट के बारे में आपको एक एक आंकड़ा, एक एक प्रतिबिंब, एक एक जानकारी, क्या मिला किसको, किसके हिस्से में खुशी आई, किसके हिस्से में गम आया, ये सब चीजें आपके समक्ष रखेंगे। आज सबसे बड़ी जो निराशा मिली वो एम्प्लॉयमेंट को मिली, कि उन्हें कोई भी आम नागरिक को मिली कि इस बजट में टैक्सेशन पर कोई राहत नहीं मिली। आम नागरिक सिर्फ टैक्स की तरफ देखता है। दूसरा बड़ा झटका मीडियम क्लास के वर्ग को लगा आज, जब 8 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा यानी 10 लाख करोड़ शाम तक डूब गया। मार्केट इकाएक भरभरा गया, यानी शेयर मार्केट टूट गया, और शेयर मार्केट के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर भी टूट गए। और इस टूटने से पूरी मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ गया। बजट में शिक्षा विभाग को क्या मिला है वो अभी हम आपको आंकड़े बताएंगे, और उस आंकड़े के तहत सरकार ने क्या क्या विजिबिलिटी रखी है, किस किस को क्या मिलेगा, क्या राज्यों को मिलेगा, क्योंकि यहीं से ये बजट जो है राज्य की सरकारों को प्रस्तावित होगा। आने वाले 9 फरवरी से उत्तर प्रदेश का, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और वो लगभग 9 फरवरी के बाद 11 फरवरी को बजट उत्तर प्रदेश का भी प्रस्तुत होगा। इसी बजट से मिले धन के आकलन के अनुसार जो विभागीय संरचना है वो तय होगी। शिक्षा में क्या होगा, हेल्थ में क्या होगा, विकास में क्या होगा, सुरक्षा पर क्या होगा, क्योंकि केंद्र में तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे सेना है, एयरफोर्स है, थल नभ और जल सेना, यानी तीनों, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों का बजट होता है। उसके बाद जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जो अर्धसैनिक बल हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस है, वो दिल्ली के अधीन आती है, केंद्र के अधीन आती है। इन सबको क्या मिला। शिक्षा पर जो बजट प्रस्तुत हुआ है, हमारे साथ विजय बंधु जी आ गए हैं, अभी हम उन्हें ऑन एयर ले रहे हैं। पहले हम बता दें कि आज बजट में मिला क्या। बजट 2026 में एजुकेशन के लिए 1,39,289 करोड़ का मेगा प्लान रखा गया है। युवाओं के लिए क्या खास रहा बजट 2026 में। शिक्षा रोजगार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को खुश करने की कोशिश की है। आज बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है। इस ऐलान में क्या मिलेगा, इस ऐलान में लोगों को क्या हिस्से में आएगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। और इससे शिक्षा का उद्धारीकरण क्या होगा, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पैसा खर्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो कई सारे सवाल अभी बने हुए हैं, और उन्हीं सब सवालों को लेकर बातचीत हो रही है। विजय बंधु जी हमारे साथ आ चुके हैं, और मुझे लगा कि उनसे बढ़िया इस पूरे मामले पर कौन बेहतरीन बात बताएगा जो आम शिक्षक समझ सके और आम दर्शक भी समझ सके। विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजट
आज प्रस्तुत हो गया है जी भारत सरकार, और इस जी बजट को जी लेकर लोग बड़ी उम्मीद में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बजट होता है, हर बार देश का हर नागरिक उस बजट से बड़ी उम्मीदें रखता है कि हमारे लिए कुछ आएगा। किसान सोचता हमारे लिए कुछ आएगा, कर्मचारी सोचता हमारे लिए कुछ आएगा, नौजवान सोचता हमारे लिए कुछ आएगा। हर आदमी अपना अपना इंतजार करता है। लेकिन आज बजट के दौरान में सबसे बड़ी चर्चा जो आज पूरे देश में है, माननीय वित्त मंत्री जी का बयान। हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, लोग गरीब होने के दिखावा करते हैं, लोग खूब सोना चांदी खरीद रहे हैं, इसकी खूब चर्चा हो रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि देश में ही रहती हैं वित्त मंत्री जी कि कहीं बाहर रहती हैं, इस देश को जानती भी हैं, समझती भी हैं कि नहीं समझती हैं। मतलब इस तरह का बयान, जिस देश में 80 लाख लोगों को हम 80 5 करोड़ किलो राशन पे जिंदा रखते हैं। 80 करोड़, 80 सॉरी, करोड़ 80 करोड़ लोगों को, हाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हैं। उस देश में कहा जा रहा है इस देश में कोई गरीब नहीं, सब सोना चांदी खरीद रहे हैं। पूरे देश में आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को। अगर हम तथ्यों के आधार पर बजट पर जाते हैं तो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जब से ये सरकार आई है लगातार शिक्षा के बजट को कम किया गया। देखिए, अमाउंट दिखा देना तो अमाउंट तो हर बार आगे बढ़ता दिखेगा कि अमाउंट इतना हो गया, अमाउंट इतना हो गया, लेकिन जो परसेंटेज आप उसमें निकालेंगे, जहां 4.5% शिक्षा का बजट होता था, आज 2.5% से भी नीचे जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चिकित्सा का बजट नीचे जा रहा है, रक्षा का बजट नीचे जा रहा है। मैं कह रहा हूं, इस देश का पैसा कहां जा रहा है, क्यों, कहां लगाया जा रहा है, किसके लिए लगाया जा रहा है? अरे ये देश आम लोगों का है, इस देश के आम लोगों टैक्स पेयर का पैसा है, उनका टैक्स है, वो कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं, इस उम्मीद में देते हैं कि सरकार हमें भी कुछ सहूलियत देगी, हमें भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन देगी। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 8वें वेतन आयोग की समझ में नहीं आ रहा है कहां मामला जा रहा है। तो पूरी तरह से निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ है, निराशाजनक है, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। विजय सर, लगातार अभी आपको कैशलेस मिल गया, आपकी बताई जा रही है बरसों की मांग थी, आपकी मुराद पूरी कर दी गई। लेकिन वहीं आप जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हो, संविदा कर्मियों की लड़ाई लड़ रहे हो, जिनके लिए आप बार बार सवाल उठा रहे हो, कोई और संगठन गया ना गए हो या न गया हो, लेकिन आप हर मंच पर पहुंचे और उनकी आवाज उठाई। क्या अब इस बजट के बाद उनका जीवन बदलेगा? क्या उन्हें मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर गाड़ी के आगे गाजर लटका दी गई है और उसे दिखाया जा रहा है कि गाड़ी गाजर लटकी है, लेकिन बेटा खाने को नहीं मिलेगी, लटकी है, जल्द मिलेगी, जल्द मिलेगी, अब की बार मिल जाएगी, बस 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 15 दिन काटो, 1 महीना काटो, 2 महीना काटो, अब की बार गाजर आपको खिला दी जाएगी। क्या चलेगा ऐसे लोगों का? वित्त मंत्री का आज बयान जो चल रहा है, क्या वित्त मंत्री ने या 2 लाख या 10 लाख परिवार जो रसोईया और ग्राम प्रहरी और इन सबको मिला के इनके बारे में सोचा कि जिन्हें 3,000, 5,000, 7,000, 6,000, 9,000, 10,000 वेतन मिलता है, वो क्या गरीब नहीं है इस देश के? जहां 1,000 रुपया का गैस का सिलेंडर मिलता हो, 200 रुपया कड़ुआ तेल मिलता हो, 150 रुपया दाल मिलती हो, तो क्या जिनका वेतन 10,000 से कम है, सरकार ने कोई उनके लिए अलग से दुकानें खोल रखी हैं कि भैया जाओ, वहां तुम्हें 3 रुपया किलो तेल मिलेगा, तुम्हें 6 रुपया किलो दाल मिलेगी, जाओ लगा दो लाइन, बैठ जाओ, ले लो वहीं से सब दाल, चीनी, चावल? या फिर यह सब घुमाव फेर है कि वोट के लिए एक, आज आरएसएस के मजदूर संघ ने विरोध शुरू कर दिया है, वो मैं अभी आपको उनकी प्रेस रिलीज दिखा दूंगा। वो पूछ रहे हैं घटिया बजट है, तो आखिर क्यों? जी देखिए सर 12 साल हो गए सरकार में, अब डिलीवरी का वक्त आ गया, अब बयानों से काम नहीं चलेगा, अब डिलीवरी चाहिए। जी, मैं ये कह रहा था, आज का अगर बजट को एक नजरिए से और देखें तो एक 2047 में एक लब्बो-लुआब दिखा दिया गया। मतलब आप 14 से आए हैं, आज 26 चल रहा है, आपने जो डिलीवरी की बात की, आपने इम्प्लीमेंट कब आएगा? हर बार बजट में ये 2037 में होगा, 2028 में होगा, 2047 में होगा। क्या मतलब? आज हमारी प्रॉब्लम है, आज मुझे रोजगार चाहिए, 2047 में क्या करेंगे रोजगार लेकर के हम?
क्या हम उस लायक रहेंगे क्या? तो सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ ख्वाब दिखाती है और एक नए नए शब्द से एक नया शब्द सुनती है, उस शब्द को लाकर डाल देती है। मीडिया, जो मेन मीडिया है, उसका काम है कि जो सरकार की तरफ से कोई शब्द आया हो, उस शब्दों को और घनघोर वारिस के साथ उसको पब्लिक में बांट देना है। ये तो आप जैसे जनवादी पत्रकार हैं और चैनल हैं जो सोशल मीडिया के, जिनसे बातें निकल के कम से कम आ जाती हैं। अन्यथा तो मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि लोग कहते थे एक जमाने में कि कोई सच्चाई पता लगाना तो मीडिया से पता लगाओ, और आज लोग कह रहे हैं कि अगर कोई झूठ को सच बताने का काम अगर कर रहा तो मीडिया का तंत्र है। तो मैं कह रहा हूं कि ख्वाब आज भी 2014 वाला फिर ख्वाब दिखाया गया 47 का, और ना ख्वाब दिखाने वाला और ना ख्वाब सुनने वाला 47 में कोई नहीं रहेगा। तो ये जो शिगुफा चल रहा है ये ठीक नहीं है। दल के लिए ठीक हो सकता है, किसी सरकार के लिए ठीक हो सकता है, देश के और देश के नागरिकों को ठीक नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं। बात अभी शिक्षा मित्रों की आपने किया कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का, रसोइयों को मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, शायद ही किसी संगठन और किसी आंदोलन में शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ, पूरी दुनिया में इतने लोग सुसाइड किए होंगे, ये कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ये शब्द एक एक आदमी के जेहन में है, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप सोच लें, देश का प्रधानमंत्री ये बात किसी वर्ग से कहे और आज तक उस पर एक स्टेप नहीं गया। और 10,000 रुपए की बात मैं करूं, 7,000 रुपए की बात करूं, 1,000 रुपए की बात रसोइयों करूं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस दौर में, जिस दौर में एक सामान्य जीवन जीने के लिए लाखों रुपए भी कम पड़ रहे हैं, महंगाई का रेशियो इस तरह से है, उस दौर में 1,000, 3,000, 7,000, 10,000 में, और बातें खूब हो रही हैं। अभी आपने जो एक बात बहुत अच्छा आई कि स्वास्थ्य बीमा आ गया, अब सारे सत्ता पक्ष के लोग लिए झंडा घूम रहे हैं, अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया। क्या होगा? क्या एक बार जब बेसिक के साथियों के लिए आया था, फिर उसको प्राइवेट रजिस्ट्री दे दिया गया, क्या वो किस्तें लेंगी, क्या वो महीने में कुछ देना पड़ेगा? अभी कोई चीज नहीं आया। अगर ये ड्राफ्ट राज्य कर्मचारियों जैसा अगर कैशलेस होता है तो बेहतर है, स्वागत योग्य है। लेकिन अगर उससे इतर जाता है तो सिर्फ एक शिगुफा जैसे हजारों बाने, वैसे एक शिगुफा स्वास्थ्य बीमा भी होगा। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल से कहना चाहता हूं, माध्यम से, कि कम से कम भाषण कम, डिलीवरी ज्यादा करिए। जो 10,000 में कम जी रहा है उसको 30,000 कब होगा, उसको 40,000 कब होगा, उसको जीने लायक कब मिलेगा, वो आप करिए। मैं आपके साथ हूं, आपका दुख दर्द समझता हूं, इससे क्या मतलब होगा? उसको रोटी चाहिए, उसके परिवार को दवा चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा चाहिए। बहुत पीड़ा में है। भाई कहना नहीं चाहिए, समाज के हमारे अंग हैं, शिक्षा मित्र हैं, चाहे अनुदेशक है, रसोइया है, लेकिन बहुत ही नरकी स्थिति में है। अब बस मजबूरी में आदमी क्या करता है कि इस नेता को कभी पकड़े तो उसके पीछे 6 महीने घूमे, उस नेता को पकड़े उसके पीछे घूमे, और उन्होंने कहा कि वाह वाह हमने करा दिया, हम करा देंगे, बाकी एट लास्ट रिजल्ट क्या है? जीरो। आज भी जीरो ही है जी। बंधु जी, फिर कैसे न्याय दिलवाया जाए? बात ये नहीं है कि जीरो की बात सोच के रुका तो नहीं जा सकता है, जीरो पे हम खड़े तो नहीं हो सकते, हमें तो जीरो से आगे की दूरी तय करनी है। दूरी निरंतर चलना ही तो जीवन है, अगर रुक गए तो जीरो है। जिस दिन जीवन की श्वास आना रुक जाए उस दिन जीरो हो गया। तो इसको, लड़ाई को आगे कैसे किया जाए, इससे हक कैसे लिया जाए, क्योंकि लगातार अब बड़ी तादाद में सेवानिवृत्ति का नंबर आ गया है। सेवानिवृत्ति में भी उन्हें दोहरे रवैया में, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आप 62 वर्ष पर होंगे, उन्हें 60 वर्ष में कर दिया जाएगा। 2 साल अगर वो और नौकरी कर लेते तो क्या बिगड़ जाता विभाग का। ये आपके एक बार एक बेसिक शिक्षा निदेशक आए, विजय किरण आनंद जी, वो एक नया शिगुफा चला गए। मुझे लगता है, आप माने ना माने, कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की बर्बादी में मैन रोल रहा हूं हर मामले पर, शिक्षकों से लेकर, चाहे कर्मचारियों से लेकर, ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन व्यवस्था, ऐप का मतलब एक तरीके से बाजारीकरण करना। एक एक टीचर 32 काम करेगा और 32 काम करने के बाद उस अनुदेशक और शिक्षा मित्र को 10,000 रुपया मिलेंगे, लेकिन काम आ गया तो जो शिक्षक करेगा वही तुम करोगे, वहां तुलना नहीं होती।
कि शिक्षक को, अगर मैं आपके वेतन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं कि आपको क्या मिल रहा है, लेकिन अगर उसे 70,000, 80,000 या 60,000, 50,000 जो मिल रहा है, तो कम से कम कहीं तो कंपैरिजन कर दो। जब काम पर कंपैरिजन नहीं है, बीएलओ बनेगा, शिक्षा मित्र भी बनेगा, शिक्षक भी बनेगा, अनुदेशक भी बनेगा, लेकिन जब वेतन का नंबर आएगा तो उसे साबित करना पड़ेगा। और सर अभी एक और हुआ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अनुदेशकों को सर्विस का प्रमाण पत्र नहीं दिया अधिकारियों ने। उन्होंने हेडमास्टर के लिए अप्लाई किया तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट, अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट बेस पढ़ा तो रहे हैं आपके यहाँ, आपको देने में क्या दिक्कत है? आप हमारे साथ काम कर रहे हो, कल हमारे चैनल को छोड़कर दूसरे को जाओ और आप मुझसे कहो कि आपके यहाँ 5 साल काम किया है, आप हमें लिख के दीजिए हमने 5 साल काम किया है, तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लायबिलिटी है कि मैं 5 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना के दूं। ये कौन सी एक्टिंग आ गई कि भैया आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो? अरे कॉन्ट्रैक्ट बेस रहे तो आपके संस्थान में, पढ़ाया तो शिक्षा विभाग में है, तो कम से कम जो टॉप 10 लेवल हैं वो सब अनुदेशकों ने ले लिए हैं लगातार, 1-1, 2-2 नंबर छोड़ के। तो कम से कम 10, 20, 50 लोग तो हेडमास्टर हो जाते, उससे भी निजात नहीं दिलाई। तो मैं तो कहूंगा कि आपके संगठन की थोड़ी बात सुनी जाती है, इस मुद्दे को आप गहनता से देखें, बात करें, चर्चा करें। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। पहले दिन से मैं इस बात को कहता रहा हूं कि देखिए, जब सरकार की नियति सही ना हो तो उसका एक ही रास्ता होता है, सड़क पर संघर्ष। नियति अगर सही होती तो अब तक बहुत लंबा टाइम बीता है, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रसोइया हो, लंबा टाइम बीता है। तो अगर नियत सरकार की नहीं है तो सड़क पर संघर्ष करना होगा, और संघर्ष से ही चीजें मिलेंगी। हम नेताओं के पीछे घूमने से अगर मिलना होता तो एक लंबा टाइम बीता है, उसमें कुछ नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, सीतारामन जी ने कहा कि सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों चूक जा रही है उसमें खरीदने में? अभी रेलवे के सेवानिवृत्तों को एक चांदी का नहीं सर, आपको सवाल ये भी तो करना चाहिए कि ये 10,000, 9,000 जो कर्मचारी हैं, 2 लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में, ये कितना सोना खरीद लेंगे? अरे 1 ग्राम नहीं आएगा उनके वेतन में, 1 ग्राम नहीं आएगा। वही बात मैं कह रहा था कि आपने तो कह दिया कि सारे लोग बहुत धनी लोग हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जिनको 1,000 रुपए रसोइया मिलता है, उसमें कितना सोना आप दे देंगी? सोना को आपने कहां पहुंचा दिया? चांदी आपने कहां पहुंचा दिया? 1,000 रुपए में कितना सोना और चांदी आप लेंगे? और आपने एक जिम्मेदार पद पर, देश का इतना लोकतांत्रिक, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस देश के वित्त मंत्री का बयान इस तरह, हर आदमी हंस रहा है, हर आदमी हंस रहा है कि यार ये क्या हो गया है? इस सरकार को चलाने वाले लोगों को, इस सरकार में मंत्रियों को क्या हो गया, जिसका जो मर्जी आ रहा है बयान देते जा रहा है। तो मेरा निवेदन यही है तमाम साथियों से कि सड़क पर संघर्ष करना होगा, उतरना पड़ेगा, सरकार को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी कि आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है गण से तंत्र, तंत्र से गण नहीं है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आज के दौर में गण तंत्र के लिए काम कर रहा है, जबकि काम था तंत्र जो है गण के लिए काम करे। यही दुर्भाग्य है, यही पूरा उल्टा हो गया, इसीलिए समस्याएं सब आ रही। सर इन समस्याओं से निजात कैसे मिले, लोगों की जिंदगी कैसे बचे? हमें तो जिंदगी की फिक्र है। नहीं, बस निजात का तरीका है। देखिए, जब आपकी पीड़ा बढ़ती जाती है तो पीड़ा बढ़ने का तरीका यही होता है कि हम सिमटते जाएं, हम सकुचाते जाएं, हम धैर्य खोते जाएं, संघर्ष खोते जाएं। उस पीड़ा का एक ही है कि संघर्ष करना पड़ेगा। और गलत सरकार है, नीतियां गलत हैं, तो बिना जाति, धर्म, भेष, भाषा के आपको उसके खिलाफ कहना पड़ेगा कि आप महोदय गलत हैं, और वो बात बहादुरी और मजबूती के साथ आंख से आंख मिला कहना पड़ेगा, तब सरकारों तक ये बात जाएगी। अभी क्या होता है कि कोई 2 लोगों ने सच बात बोल दी, 4 लोग जाकर के कहते नहीं वो तो बहुत बढ़िया है आपकी सरकार। जैसे हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, अब कल्पना करें 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं, और जब टीचर गिनना होगा तो शिक्षा मित्र से जोड़ लिए जाएंगे, जब वेतन देना होगा तो आप अध्यापक नहीं हो। मतलब इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री यही बार सदन में, पहले लोग सदनों में कोई बात कहने से डरते थे कि कोई गलत हो जाएगा, तो सदन की एक मर्यादा है, होती है, गरिमा होती है। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं सड़क पर जो भाषा चल रही है उससे कई खराब स्थिति, बदजुबानी सदनों में होने लगी है। मतलब जैसे किसी चीज का डर ही नहीं रह गया, किसी चीज का लोग लिहाज ही नहीं रह गया, जिसकी जो मर्जी आ रहा बोलता जा रहा है। उसी कड़ी में ये सब चीजें हो रही हैं। निश्चित रूप से जनता को
विरुद्ध वर्ग को जागना पड़ेगा, और सरकार अगर हमारे खिलाफ है तो हमको ये बात तय करना पड़ेगा कि हमें भी उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। सर, ये आपके सामने हमने एक प्रेस रिलीज अभी 1/2/2026 की है, और ये लगभग 5 बजे इन्होंने रिलीज की है। ये भारतीय मजदूर संघ है, ये लिख रहे हैं यूनियन बजट 2026-27 सबसे निराशाजनक बजट है। एक नई लॉलीपॉप आ गया। अब भारतीय मजदूर संघ विरोध करेगा। किसका है भारतीय मजदूर संघ? आरएसएस का है। आरएसएस की सरकार ने बजट मजदूरों के हिसाब से नहीं बनाया। अब कौन शिकायत करेगा? एक आदमी पीट रहा है खड़े होके, उसका भाई आके कह रहा है चिंता मत कर, मैं देख लूंगा इसे कल। उससे नहीं कह रहा है तू रुक जा, क्यों मार रहा है भैया, ऐसा क्यों कर रहा है, वो ये कह रहा है कल तुझे देखूंगा मैं। इसमें लिखा है भारतीय मजदूर संघ ने आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 26-27 का गहन एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया। यद्यपि यह बजट जो पहली बार रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया, अब संरचना विस्तार, औद्योगिक विकास, कौशल निर्माण के माध्यम से आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है, लेकिन यह श्रमिकों की आजीविका, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। अब सारे मुद्दे बीएमएस, कंटेनर निर्माण, मेगा टेक्सटाइल्स पार्क, खेल सामग्री निर्माण, 2200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार, नए माल भाड़ा, उच्च गति रेल गलियारों, अंतर्देशीय जलमार्गों, वाराणसी एवं पटना में जहाज मरम्मत सुविधाओं, पूर्वी क्षेत्र में पूंजीगत औद्योगिक कॉरिडोर वृद्धि जैसे प्रस्ताव का संज्ञान लेता है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, समझिए आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, श्रम, कौशल विकास, रक्षा, डीआरडीओ के लिए बड़े आवंटन भी नोट किए हैं। क्या आपने डाला इन विभागों के? अब रकम अभी हमने आपको दिखाई स्क्रीन पर, एक बड़ी रकम दिख रही है 1,39,289, लेकिन ये कोई विचार नहीं करता, तब से बजट दोगुना हो गया, और जो हमारा 4% था वो आ गया 2.5% पर। विचार इस पर भी तो करना पड़ेगा। तो आप ये संख्या अखबार में छाप के परसेंटेज पर जिक्र क्यों नहीं करते कि पहले 4-4.5% बजट केवल शिक्षा को आता था, आपने 2.5% कैसे कर दिया? इसका मतलब शिक्षा बाजारीकरण की तरफ ले जाने का आपका मकसद है। एक एक नेता के 10-10 स्कूल है, आप कैसे किसी सरकारी स्कूल को बढ़िया करोगे? आप तो सरकारी टीचर को विजय कुमार बंधु जी से कहोगे लो पकड़ो पेपर, पहले बीएलओ बनो, लो पकड़ो पेपर, जनगणना करो, लो पकड़ो पेपर, मतगणना करो, लो पकड़ो पेपर, अब की बार राशन की व्यवस्था देखो, लो पकड़ो पेपर, अब की बार बाल गणना कर लाओ, लो पकड़ो पेपर। मतलब गणना करो तुम, बाकी कुछ मत करो, पढ़ाओ मत। तुम्हारे यहां बच्चे नहीं आएंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे। तुम भी खुश, हम भी खुश, न नई भर्ती न कुछ। कब तक चलेगा ये सर? मैं बड़ी गंभीर बातचीत आज आपसे कर रहा हूं। देखिए, जो आपने भी पत्र दिखाया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, जो सरकार से जुड़े हुए संगठन है उनको प्रेस नोट बजाय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। प्रेस नोट दे करके वो एक संगठन की जो परिभाषा है उसको सुदृढ़ करते हैं कि हाँ देखो देखो मैंने विरोध किया, देखो देखो मैंने विरोध किया, देखो मैंने पत्र जारी किया, मैंने प्रेस नोट जारी। क्या मतलब इसका भाई? आप अगर सरकार के सरकारी संगठन हैं और सरकार के अंग हैं तो जाइए, वित्त मंत्री से बजट से निकलते माना बैठ सकते थे, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ सकते थे, वित्त मंत्री के कमरे में जाकर बैठ सकते थे कि मैडम आपने क्या बजट बना दिया। आप ये जो दोहरी व्यवस्था बना रहे हैं, एक तरफ सरकार के मजबूत करने का दिन रात मीटिंग करेंगे, दूसरी बार कर्मचारियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में अपनी पोजीशन बनी रहे उसके लिए आप पत्र जारी करेंगे। तो दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। मैं तो सरकार के जो भी अंग हैं, सरकार के जो भी संगठन हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री के घर जाए, उनकी चाय पिए और चाय पीकर के मैडम बोले कि ये आपत्तियां मुझे हैं, इनको आप हटाइए या इनको सुधारिए। आपने तो प्रेस नोट दे दिया, पब्लिक में चला गया हाँ भारतीय मजदूर संघ ने बड़ा विरोध किया। सरकार अंग का विरोध का तरीका है कि वित्त मंत्री के यहाँ सुबह बैठिए और उनसे कहिए ये चीजें गड़बड़ हुई, या तो आपको बजट तो पहले बैठ जाना चाहिए। सरकार के अंग हैं तो दोहरी व्यवस्था जो चल रही है वो ठीक नहीं, वो सिर्फ अपनी संगठन की गतिविधियां चलाने, क्योंकि लोगों में नाराजगी है, क्योंकि लोगों में ये बताया जा रहा है कि गलत है, लोगों को बजट से बहुत निराशा है। तो शाम आते आते वो रिजल्ट मिला, उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा काम
इस समय जो सरकार के अंग है, सरकार के जो संगठन है, भारतीय मजदूर संघ या जो से संबंधित जितने हैं, इनका काम है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर समस्याओं का निदान कराना, ना कि प्रेस नोट रिलीज करना। सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ चुके हैं। आखिर इन सब के पीछे मकसद क्या होगा? फिर मैं मकसद हमने बता दिया कि सरकार अपना काम करती रहेगी, हम संगठन के रूप में उसमें भी गोलबंदी बनाए रखेंगे और दोनों सतत चलता रहेगा। आज कम टाइम नहीं है, आज 12 साल से ज्यादा टाइम हो रहा है, 12 साल ज्यादा टाइम हो रहा है। आप उसके सरकार के संगठन है तो आप जाकर के इस बात को रखिए। आप प्रेस नोट नहीं जारी करिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे सिर्फ है कि हाँ, पब्लिक के बीच में आपकी बात चली जाएगी और सरकार जो कर रहा है करना है। इस समय बताऊं आपको, जितने भी सरकारी सिस्टम में हो, चाहे वो सरकारी अध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रसोइया, एक भी आदमी चैन की रोटी नहीं खा पा रहा। रोज काम, आज ये आज जो। SIR में कौन काम कर रहा है? वही सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई मंत्री काम करने आता है क्या SIR भराने के लिए? या कोई सरकार का कोई पार्टी का पदाधिकारी आता है? वही सारे सिस्टम के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स हों, चाहे संविदा वाले हों, चाहे सरकारी हो, सब लोग SIR जुटे हुए हैं। सरकार लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, अपने परिवार को सोचने तक का समय नहीं दे पा रही, इतनी ज्यादा उसको उलझन में लगाई हुई है। एक एक आदमी से अभी, क्योंकि हम लोग तो बहुत संगठन चला रहे हैं, एक एक आदमी साहब वो भी SIR फंसे हुए हैं, उस अभी BLO में ड्यूटी लग गई है, वो अभी विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, वो आज बूथ पर अनिवार्य रूप से स्पेशल कार्ड चलेगा। मतलब उसको शिक्षा और शिक्षा से कोई लेना, शिक्षक से बस सरकारी योजनाओं में आप काम करते रहो, बदनाम अलग से करते रहो। विक्रम भाई भी आ गए हैं, नहीं, इनका भी स्वागत। बदनाम की तो इसमें इतनी है कि शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहता है। सबसे बड़ा एलिगेशन है आप लोगों के पास। मोटी तनख्वाह पाते हो, मस्त रहते हो, गाड़ियों से जाते हो, पढ़ाना कहाँ चाहते हो? मैं बताऊं, मैं हरदोई गया, हरदोई में कार्यक्रम में गया था, वहां पर 2 लेडीजें हमको मिली रास्ते में, प्राइमरी की टीचर थी, वो आ रही थी तो हमारे साथ संयोग से उनको लखनऊ आना था तो मेरे साथ आ गई। उन्होंने कहा भैया, मैं देहात की भाषा में आप बताती हूँ मेरी गति क्या है, और वो बात दिल तक पहुंची, सपाट सीधी बात। उन्होंने कहा भैया 36 ऐप हैं, 36 ऐप हैं जिनका रोज जवाब देना है। तो जब हम प्राइमरी में वहां स्कूल में पहुंच करके जब ऐप भरने लगते हैं, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका रिकॉर्ड भेजो, इसका रिकॉर्ड भेजो, तो भैया गांव के लोग कहते मास्टरनियां तो मोबाइलें चलाती रहती है, पढ़ाती कब है? तो मतलब दीन भी गया और धर्म भी गया। इधर हम मोबाइल में हमको व्यस्त किया सरकार ने, और पब्लिक के बीच में हो गया कि पढ़ाते रहे। जबकि मैं बता दूं 1% 2% अपवाद में छोड़ सकता हूं, मैं नहीं कहता मैं 100% सही हूं, 1% 2%, लेकिन शिक्षक को जितना पढ़ाने में आनंद आता है और किसी में नहीं आता। 1% 2% अपवाद होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% को कहता है सबसे बेहतर काम है शिक्षण करना। वो उसके हॉबी में आता है, वो उसके नेचर में है, लेकिन आप उसको करने तो दीजिए। करने आप नहीं दोगे, बदनाम अलग करोगे, अनुदेशक को वेतन नहीं दोगे, और कह दोगे कि रोज धरना देते रहते हो, बड़े बेकार आदमी हो। अरे भाई जब पीड़ा में रहेगा तो धरना नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देना चाहिए जी। विक्रम सिंह, आज बजट केंद्र की सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है। 1,39,00,000 रुपया का बजट रखा है। 1,39,289 का, क्षमा चाहेंगे, 1 करोड़ नहीं, 1,39,289 रुपया का बजट रखा है। और इस बजट में जो हर बार होता था उससे परसेंटेज डाउन कर दी। अगर शिक्षा का स्तर गिरेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? शिक्षा तो मूलभूत एक देश और प्रदेश की पहचान होती है। अगर शिक्षा कमजोर हो गई तो देश कमजोर हो जाएगा। शिक्षा का स्तर गिरा तो फिर कोई संभलेगा नहीं। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। बड़े भाई विजय बंधु जी को भी सादर प्रणाम। सर, आज के बजट को तो मैंने बहुत देखा नहीं है, आपसे आज पहली बार अभी जो आंकड़ा आपने दिया है इसे मैं सुन रहा हूँ। हालांकि हम लोग को इंतजार है 11 फरवरी के बजट पर।
जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भाग्य का निर्धारण करेगा सर। बिल्कुल। और आज 1 तारीख है, 10 तारीख के बाद अगले सप्ताह जब 9 फरवरी से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा, तो 11 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से कर रहे हैं कि उसमें हम अनुदेशकों को, हम शिक्षा मित्रों को क्या मिलेगा, इसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं सर। ये ठीक है कि शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है शिक्षा को लेकर, फिर भी हम लोग का विशेष फोकस जो है 11 फरवरी का है और हम लोग का पूरा प्रयास चल रहा है। हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद मेरठ का जितना प्रयास चल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और जितना उनका प्रयास चल रहा है, वास्तव में हम लोग बड़े अपने आप को गर्व महसूस होता है, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। क्योंकि मैंने आपके चैनल पे कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अनाथ के रूप पे, एक अनाथ बच्चा जैसे होता है, जिस बच्चे का कोई माता पिता ना हो, उस प्रकार से वो बच्चा किस प्रकार से आप देखते होंगे गांव में, शहर में घूमता रहता है, जिसका कोई माता पिता नहीं होते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी एक ऐसा समय था जब अनाथ के रूप में घूम रहा था। लेकिन आप जैसे लोगों ने, आदरणीय MLC साहब जैसे लोग अनुदेशकों को मिले और उसके बाद स्थितियां पलटी। स्थितियां आज बहुत कुछ धरातल पे दिखाई दे रही है और हमें इंतजार है कि 11 फरवरी का जो बजट पेश होने वाला है, उस बजट का, चूंकि ये योगी जी 2.0 का ये आखिरी बजट है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होना है 2027 में। तो इस बजट से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बहुत आशाएं हैं कि हमें क्या मिलना है। तो हम लोग उसी का बेसब्री से सर इंतजार कर रहे हैं और हम तो माता रानी से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों की झोली को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भरने का कार्य करे। इसी आशा और इंतजार में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सर लगा हुआ है 11 फरवरी का। जी विजय सर, क्या होगा, क्या लग रहा है? आपके तो सूत्र होते हैं, क्या इस बजट में अनुदेशक शिक्षा मित्रों के हिस्से में कुछ आने की उम्मीद दिख रही है? सरकार के मुताबिक 5 सितंबर को ऐलान किया गया, शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस पे तो शायद सरकार ने सही बातें की होंगी। शिक्षक दिवस ही एक ऐसा दिवस है जिस दिन आदमी बहुत ईमानदारी से बात करना चाहता है, जिसमें उन्होंने 2 बातें कही। एक कैशलेस का जिक्र किया तो कैशलेस लागू हो गया है, और एक अनुदेशक शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया। एक लागू हो गया है, क्या दूसरे पर आपको जल्दी फैसला आने की उम्मीद दिख रही है? क्योंकि बड़े बेसब्री से इंतजार है अनुदेशकों शिक्षा मित्रों को। आप चूंकि कभी लाग लपेट की बात नहीं करते हो, बड़े शालीनता से बात रखते हो। ये नहीं है कि अगर सरकार अच्छा कर रही है तो आप उसे स्वीकार न करो। आपने कहा कि अगर सरकार जैसे शिक्षकों को, जैसे सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस दे रही है, हमें देगी तो हम स्वागत करेंगे। अगर उसमें कोई और इफर्ट होगा तो तब बात करेंगे। तो क्या उम्मीद है इस बार बजट में? क्योंकि एक योजना लागू हुई है, तो 2 में से एक लागू हुई है, तो दूसरी की भी उम्मीद जताई जा सकती है। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद से ही आदमी संघर्ष करता है। अभी विक्रम भाई बता ही रहे थे कि बहुत सारा प्रयास हो रहा है और लगातार लोग लगे हुए हैं, और हम सब आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से इस बजट में कोई न कोई शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी सूचना आए। लेकिन वो सूचना सिर्फ और सिर्फ मानदेय में बढ़ोतरी, बाकी और कोई सूचना अगर आती तो कोई बहुत मायने नहीं रखी। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि अगर फिर कहा गया नहीं आपका हम बड़ा सम्मान रखते हैं, आपकी बड़ी भूमिका है शिक्षा में, पिछले कई सालों से देखा जा रहा, अब उनको सिर्फ मानदेय चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति, बुरा नहीं मानिएगा, कोई व्यक्ति अगर भूखा है, उसको रोटी जरूरत है, और उसके सामने कहें कि भाई सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, इसको पढ़ा करिए, तो क्या मांगेगा? वो रोटी मांगेगा। कोई कहे कि रामायण बड़ा प्रविध ग्रंथ है, इसमें श्लोक पढ़ा करो, वो कहेगा हमें ना रामायण चाहिए, ना हमें
महाभारत चाहिए, हमें चाहिए रोटी। आज शिक्षा में अनुदेश को, रसोइयों को महाभारत, गीता, रामायण से ज्यादा बढ़ के उनको रोटी की व्यवस्था चाहिए। उस रोटी पे अगर बढ़ोतरी होती है, उस व्यवस्था पे अगर बढ़ोतरी होती है, तो हम क्या लाखों लाख लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर रोटी छोड़ करके फिर इधर उधर की बात अगर कर दी गई, वो मानदेय बढ़े, बस हम तो कहते हैं जितने लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन उनके जीवन यापन भर का जो मानदेय है, जो उनका हक बनता है, उसको दीजिए। रामायण प्रवृत्त है, अच्छी बात है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमें पेट में रोटी चाहिए, और रोटी है मानदेय की बढ़ोतरी। विक्रम सिंह, बहुत शानदार बात की है विजय कुमार बंधु जी ने। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बड़े भाई विजय जी। और क्योंकि रोटी से बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं सर। हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पहला मूलभूत आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के या किसी भी व्यक्ति को, रोटी। और वास्तव में जब रोटी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें मानव के द्वारा किया जाता है वो रोटी के लिए ही किया जाता है। शायद पेट न हो और पेट में अन्न न जाना हो, रोटी न जाना हो, तो ये दुनिया में जो प्रयास है लोगों के, जो क्रियाकलाप हैं, शायद इतना लोग न कर पाए। तो सही बात है, रोटी की आवश्यकता सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को है, और उसी के इंतजार में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक शिक्षा मित्र टकटकी लगाकर बैठा है, इंतजार कर रहा है। सवेरे जब भी उठता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आने वाला समय जो 11 फरवरी का बजट है उसमें उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों की झोली को भरने का कार्य करना, यही वो प्रार्थना करता है, यही निवेदन करता है सर। और आप देख रहे होंगे 1,42,000 शिक्षा मित्र, 25,000 लगभग अनुदेशक, ये पूरी तरह से 2022 में 2000 अनुदेशकों का बढ़ा था। 2013 में हम लोग 7,000 पे नियुक्त हुए थे और इस समय 9,000 प्राप्त कर रहे हैं। मतलब 12-13 वर्षों में 2,000 की बढ़ोतरी हुई। बीच में कुछ चीजें आई, जैसे 7,000 से 84-70 हुआ, वो फिर घट के 7,000 पे आ गया। कुछ चीजें आई जो अनुदेशकों के साथ समस्याएं रही, और 2022 में 2,000 की बढ़ोतरी हुई। तो आशा और उम्मीद करेंगे हम लोग कि आने वाला समय में, और हम तो इस समय हम लोग बहुत कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, हम तो इतना ही कहते हैं कि हम दो, हमारे दो और हमारे माता पिता, आप इतनी व्यवस्था कर दीजिए। हम इतना नहीं कुछ मांग रहे हैं, हम इतना चाह रहे हैं कि जो 6 लोगों का परिवार है वो परिवार कैसे सुख चैन से रहे, हमारे बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इसी का हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं बार बार कि ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि हम लोग 6 लोगों का जो परिवार होता है उसको हम अच्छे से सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करते हुए हम सभी अपना जीवन यापन कर सके। हम यही आशा और उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। बाकी हम बहुत कुछ ऐसा चांद सितारे मांगने का कार्य नहीं कर रहे हैं सर। हम वही मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसकी पहली जो आवश्यकता है रोटी, हम उसी की बात कर रहे हैं सर। अब देखिए आने वाला समय में कितना हम लोग को प्राप्त होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी विजय बंधु सर, अब बस आपसे एक अंतिम सवाल हम पूछेंगे, फिर चूंकि समय भी हो रहा है। इस पूरे बजट में आपने ये देखा कि शिक्षा पर सरकार काम कर रही है, शिक्षकों के लिए काम कर रही है, शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रही है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उनके लिए काम कर रही है। कहीं शिक्षा की रणनीति बन रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके तहत यह था कि कोई भी संविदा पर काम नहीं करेगा, लेकिन वो लागू 2019 में आई, 2024 निकल गया, 25 निकल गया, और अब 26 की शुरुआत हो गई। उस पॉलिसी का क्या हुआ? उस पॉलिसी के मुताबिक ये तो लागू हो गया कि BA 4 की जगह 5 वर्ष में होगी ग्रेजुएशन,
इंटर की भी तैयारी हो गई, लेकिन उसके हिसाब से जो वेटेज था शिक्षकों को क्या मिला, जो पढ़ा रहे थे उनकी तैयारी हुई, उन्हें नियमितीकरण में लाया गया, क्या उन्हें नियमित किया गया? देखिए, अगर नई शिक्षा नीति की बात करेंगे आप और उसके पूरे निचोड़ को हम पढ़ेंगे तो उसका जो एक सार निकलता है वो है सरकारी व्यवस्था से व्यवसायिक व्यवस्था की ओर जाना, सरकारी सिस्टम को निजी हाथों में सौंपना। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पूरे होशो हवास में कहता हूं, किस देश में निजीकरण फायदा दिलाया होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन भारत जैसे देश में निजीकरण से इस देश की 90% आबादी बाहर हो जाएगी, शिक्षा और चिकित्सा रोजगार सबसे बाहर हो जाएगी। और लबोलुआब जो शिक्षा नई शिक्षा नीति का है वो निजीकरण की ओर है। मैं ये कहता हूं, आप कहते तो हो कि भाई ठीक है हम पीपीपी मॉडल ला रहे हैं, लेकिन उसका एट लास्ट निचोड़ क्या निकला? आपका निचोड़ क्या निकला? अगर आप कल्पना करें, आज सरकारी संस्थान हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, चिकित्सालय हैं, तो प्राइवेट वालों के हाल हैं। कल्पना करो जिस दिन ये व्यवस्था मर जाएगी, एक भोलू नाम 1 रुपए में जो आज सरकारी व्यवस्था में जाके इलाज करा ले रहा है, उसको डॉक्टर देख ले रहे हैं, शायद उस चौखट पर उन संस्थानों के सामने वो रुकने की भी हिम्मत नहीं जुटाएगा। तो शिक्षा नीति जो है वो व्यवसायीकरण की तरफ जा रही, जो लोअर मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल नहीं ठीक है। हम हो, विक्रम भाई हो, या आप हो, या उस पीढ़ी के जो लोग हैं, सब उसी टाट पट्टी में प्राइमरी के उसी चौखट पे सब पढ़ के आज यहाँ बैठे हैं, उसी से सब निकले हैं। जिन व्यवस्थाओं से हम लोग निकल के यहाँ बैठे हैं, अगर वो व्यवस्था मारी जाएगी, वो व्यवस्था खत्म की जाएगी, तो हमारे जैसे तमाम ऐसे लाखों लाख बच्चे ये देश में शिक्षा नहीं पा सकते। और मेरा इसी पर घोर आपत्ति है। मैं कहता हूं, सरकार कहती है मजबूत है, तो अगर मजबूत है तो प्राइवेट को हायर करके सरकारी क्यों नहीं बना देते? आप सरकारी को प्राइवेट क्यों बनाने में जुटे हैं भाई? और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा ना पाए तो ये उसकी उपलब्धि है कि उसका निकम्मापन है। सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में दे दिया जाए तो सरकार का निकम्मापन है। बल्कि सरकारी व्यवस्था तो सरकारी बेहतर हो, प्राइवेट को सरकारी आप व्यवस्था में और बेहतर करिए, उनको अपने हैंड ओवर करिए, तो चीजें चलेंगी। तब इस देश की जो असली आत्मा है, जो भारतवर्ष का जमीर का जो 90-95% लोग हैं, वो उनके हक में आएगा। आज शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, कई लाख करोड़ रुपए धड़ाम हुआ। 10 लाख अभी करोड़ आज 10 लाख करोड़ रुपया आज बर्बाद हुआ, 10 लाख करोड़। आज लोग है, महाराष्ट्र में 4 दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था, आज पूरी अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई है। क्यों कर गई है? कोई तो बात होगी। और उसमें क्रैश हुआ तो नहीं कि सरकार का पैसा है, अरे मेरा भी पैसा उसमें लगा है, मेरा भी कहीं ना कहीं हिस्सा है उसमें, तो मेरा भी डूबा है। अगर बैंक का पैसा डूबता है तो बैंक कहीं नहीं होता है, वो आम पब्लिक का पैसा होता है जो बैंकों में होता है। सरकार का पैसा डूबता है, पब्लिक का पैसा डूबा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल इस पर घोर आपत्ति है कि व्यवसायीकरण, निजीकरण की तरफ बजाय सरकारीकरण तरफ से वापस आए सरकार, तो ज्यादा बेहतर होगा। जी चलिए, आपका विक्रम सिंह का बहुत बहुत आभार, सभी दर्शकों का भी बहुत बड़ा आभार, बड़ी संख्या में जुड़े, आपने देखा प्रोग्राम और इसका खबर को आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें। निश्चित रूप से ऐसी खबरें ही आपको जागरूकता में लाती हैं कि आखिर शिक्षा से सरकार बिदक क्यों रही है। मैं बड़ी ऐसी बात कह रहा हूं कि बिदक क्यों रही है शिक्षा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो चिंघाड़ेगा। शिक्षित रहोगे तभी सवाल करोगे, अशिक्षित रहोगे तो कोई सवाल नहीं करोगे, कोई नहीं करता। ये आपके लिए ही बात है, कोई नहीं करता, क्योंकि जब तक पता ही नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अभी जो विजय सर कह रहे हैं आंकड़े बताने लगे, अगर नई शिक्षा आती होती तो कैसे आंकड़े बताते कि 4.5% से 2.5% ले आए, फिर तो ये कहते अरे 1,39,286 लाख रुपया शिक्षा पे, अरे भैया इतनी बड़ी रकम। अब ये पता है पहले 4% से अब 2.5% ले आए, तब बजट की 4% के हिसाब से था, आज 2.5% आपने परसेंट क्यों काटा? तो बहुत कुछ सवाल है। विजय सर आपका बहुत बहुत आभार।
विक्रम जी का भी बहुत बहुत आभार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।